नमस्कार, कैथल टीवी में आपका स्वागत है। और लगातार कृषि कानून की वापसी के लिए किसान आंदोलित है और लगभग 7 महीने से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान लगातार मांगों को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर तैनात है। आखिरकार क्यों नहीं समस्या का समाधान हो रहा, क्यों नहीं कृषि कानून वापिस हो रहे, या किसान सरकार को नहीं समझा पा रहे या सरकार किसानों को नहीं समझा पा रही, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आखिरकार समस्या कहां आ रही है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता जसबीर तंवर। नमस्कार जसबीर जी, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है। जसबीर जी, पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि कृषि कानून लगभग 7-7.5-8 महीने पहले केंद्रीय सरकार ने लागू किए, लेकिन 7 महीने से ऊपर का समय हो गया। आखिरकार समस्या कहाँ आ रही है, क्यों नहीं कोई निष्कर्ष जो है इस पर निकल रहा? देखिए, ये साल भर हो गया। पिछली 5 जून को ये कानून आए थे, तो साल से ऊपर हो गया है। और ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें सबको नजर आ रहा है, जो आम बात है कि सबको नजर आ रहा है यहाँ मामला किसानों और सरकार के बीच है, जबकि ऐसा नहीं है। मामला किसानों और सरकार के बीच नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2012 में कांग्रेस यही कानून लेकर ना आती। कृषि सुधार के नाम पर कांग्रेस भी ऐसे ही कानून लेकर आई थी, वो लागू नहीं कर पाई। तब भारतीय जनता पार्टी ने खूब विरोध किया था, और अभी भी उनकी वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। सुषमा स्वराज जी कह रही हैं कि आड़ती किसान का ATM है, ऐसे करके वीडियो पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस लेकर आई, फिर बीजेपी भी लेकर आई, इसका मतलब दोनों विरोधी, दोनों की विचारधारा अलग अलग, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब काम कहीं और से हो रहा है। देखिए, ये जो कानून है ये WTO के दबाव के कारण लाए जा रहे हैं, इसीलिए सारी चीजें सरकार के हाथ। सरकार ये कह नहीं पाती कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जी। हाँ, हमें कुछ मजबूरियों के तहत ये लाना पड़ रहा है। और पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी का संघर्ष है आपसी, जैसे कॉर्पोरेट का, या समझ लीजिए जैसे 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये बेसिक है, मतलब इसे प्राइमरी सेक्टर आप कह सकते हैं। इसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं, और इसके जो संसाधन है इसको हड़पने के लिए हमेशा संघर्ष रहा है, बहुत पुराने काल से। चाहे राजा महाराजाओं का दौर रहा हो, एग्रीकल्चर सेक्टर ही लोगों के उसमें रहता है नजर में। तो जो WTO का कंट्रोल है, व्यापारिक दृष्टिकोण का जो है, तो व्यापारिक नजरिए का जो कंट्रोल है वो सब सरकारों पर होता है, और उनके दबाव में कानून लाए गए हैं, जिनमें इस ऐसे लीपापोती करके लाए गए कि लोगों को पता ना चले। नाम किसान सुधार या कृषि सुधार के नाम पर लाया गया, लेकिन है सिर्फ व्यापार को मजबूत करना और एग्रीकल्चर जो हमारा क्षेत्र है उसको उस पर व्यापारिक कंट्रोल को और बढ़ाना। मतलब ऐसी ही जो व्यवस्था अमेरिका में है। हमारे देश में GDP 14% है, अमेरिका में 2% रह गई एग्रीकल्चर GDP। तो ये एग्रीकल्चर GDP को हड़पने का, खाने का जो तरीका है वो बदल के किसान के नाम पर और व्यापारिक कंट्रोल की जो तैयारी है, और ये WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दबाव के कारण लाए गए हैं। लेकिन इसी कारण इस पर सरकार बैकफुट के जाने के मूड में नहीं, क्योंकि दबाव कहीं और से है। क्यों ये कृषि कानून सही है या नहीं है, पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर सही नहीं है तो सरकार वापस क्यों नहीं ले रही? अगर सही है या कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो चेंजेस क्यों नहीं हो पा रहे? या किसान भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इनको वापस लिया जाए, सरकार कह रही है कि हम वापस नहीं ले पाएंगे। अगर आप चेंजेस करवाना चाहें तो चेंजेस हम कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट करना चाहें तो वो अमेंडमेंट हो सकती हैं। आपके कि उसमें अगर जानकारी की बात करें तो आप क्या मानते हैं, कानून सही है या कुछ एक इसमें जो पॉइंट है वो गलत है? देखिए, इसमें 3 कानून है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला कानून है, जो पहला कहूंगा जिसे तीसरा कह रहे हैं, एग्रीमेंट कानून, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है। जब एग्रीकल्चर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लानी है तो वहां पर आपने कंपनियों से बात की कि आप यहाँ निवेश लेकर आइए और भारतीय एग्रीकल्चर को कंट्रोल कीजिए या वहाँ पर काम कीजिए उनके दृष्टिकोण से। तो फिर वो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, बड़े बड़े क्लस्टर तैयार करने हैं, तो बड़े बड़े लोग काफ़ी संख्या में किसानों को जोड़कर काम करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें दिक्कत है, कुछ प्रावधानों में चेंजेस कीजिए। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, आपने गेहूं की, तो आपको उनका तर्क देखिए, कंपनियों के तर्क है, तो सरकार को भी लगा कि इनका सही है। तो वो क्या किया कि हम भंडारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात है कि हाँ गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली और काफी गेहूं हो गई तो उसे रोकना है। अगर भंडारण कानून है तो वो आप नहीं कर सकते, तो भंडारण कानून कटवा दिया। मंडी, मतलब जिसे आप एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट, दूसरा वो संशोधन करा दिया। फिर तीसरा, मंडी के आड़ती खरीद सकता है, जो हमारी व्यवस्था है कि वो कहते हैं कि उन्होंने कहा होगा कि हम ये करते हैं तो ये दिक्कतें हमें आएंगी, आड़ती हमें करने नहीं देंगे, इनकी एसोसिएशन हम
वो भी उससे बाहर कर दिया। देखिए, उनका तर्क है कि हमें ये नई चीजें लागू करने के लिए बदलाव जरूरी है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, और जब आप एग्रीमेंट एक्ट को पढ़ोगे तो आपको लगेगा बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सुधार लगते हैं कि लोगों को लगता है मैं इन कानूनों को बढ़िया से पढ़ा है, समझा है। तो दिक्कत जैसे कहाँ है? प्रैक्टिकल देखिए दिक्कत कहाँ है। मैं इससे एक चीज कहता हूँ, स्टीरॉयड सुना होगा आपने? स्टीरॉयड को आप खाते हो तो बहुत से हमारे पहलवान बॉडी बिल्डर शरीर बना लेते हैं, और एक सुर से आज शुरुआत में पूरा स्टीरॉयड का दौर चला जी। पूरी दुनिया ने माना कि स्टीरॉयड खतरनाक है जी। आज स्टीरॉयड को रोकने के लिए पूरे अभियान चलाए जा रहे हैं। कभी जब हमारे खेतों में यूरिया आया था, आप समझ सकते हैं, यूरिया जबरदस्ती डलवाया गया, बहकाकर डलवाया गया। उस समय हरित क्रांति के नाम पर कहा गया, मतलब किसानों ने कहा कि यूरिया नहीं डालेंगे, नमक है हमारे खेतों को खराब कर देगा, जबरदस्ती यूरिया डाल दिया गया। और आज कह रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन? ये बताइए कौन जिम्मेदार ठहरा जाए? यूरिया किसान जी। जहर की खेती कर रहा है किसान कर रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है किसान डाल रहा है। ये बताइए पेस्टिसाइड या एंडोसल्फ कोई भी दवाई कौन सा किसान है जो अपने घर में बना के डालता है? आप बताइए। लेकिन जिम्मेदार कौन? किसान डाल रहा है। जहर कौन डाल रहा है? किसान डाल रहा है। जबकि सारा स्ट्रक्चर आपने वर्षों का पैसा खर्च करके, प्रचार खर्च लगाकर आपने वो लोगों पे थोपा, और आज कह रहे हो आप गलत है। सेम उस समय इतना जागरूक किसान नहीं होता था। मैं मानता हूं आज भी जिस जागरूकता की जरूरत है, जो अधिकार के लिए, अभी तो अधिकार की लड़ाई ही शुरू नहीं किसान की हुई जी। अभी तो बचने की लड़ाई है। किसान को जो चाहिए था उसके लिए तो अभी लड़ाई ही शुरू नहीं। ये वो चीजें खतरनाक है। देखिए हरियाणा, एक चीज मैं इसमें जो कहता हूँ, इन कानूनों का असर, संजीव बालियान जी भी एक दिन कह रहे थे अपने इंटरव्यू में, केंद्रीय मंत्री वो कह रहे थे कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इनका असर नहीं, इसका असर वो कहना चाहते हैं हरियाणा और पंजाब में है जी। आंख बंद करके सबको पता है, अगर थोड़ा सा अच्छी स्थिति किसान की कही है तो हरियाणा पंजाब में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सब मानते हैं। अच्छी स्थिति में किसान कहीं है तो हरियाणा और पंजाब में है। ये जो आप लगा, इनको तो फटी धोती वाला किसान नजर आता था, 4x4 टायर के ट्रैक्टर अब नजर आए हैं इनको, क्योंकि हरियाणा पंजाब का किसान लड़ने के लिए निकला है। जो मंडी व्यवस्था को आप तोड़ना चाह रहे हैं वो हरियाणा पंजाब में ही सुदृढ़ है। मैं एक कंपनी में काम किया करता था आज से 2008 में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जैविक खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, चावल की कॉन्ट्रैक्ट कराते थे हम। मेरी कंपनी, मैं ही चढ़ाता था उसको रजिस्टर में। यहाँ 2500 रुपए धान का खेत रेट खरीदते थे, तो उत्तराखंड में मंडी ना होने के कारण वही धान उससे बेहतर क्वालिटी की, उससे कम यूरिया की जैविक प्रोजेक्ट था, वो 1900 रुपए खरीदी जाती थी, क्योंकि मंडी नहीं थी। जो ये मंडी का स्ट्रक्चर इसमें खत्म किया गया है, ये एक वातावरण बना दिया गया, आड़ती लूट रहे हैं, मंडी गलत है। हाँ, कभी पुराने काल में चीजें थी, लूट का तरीका, वो धीरे धीरे सुधार हुआ। अब ध्यान कहीं से कहीं भटकाकर इन कानूनों के द्वारा, सिर्फ मैं जो चीज कहना चाहता हूं, भारत एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा था जब अंग्रेज आए थे। अब इन कानूनों के द्वारा हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी आएंगी और भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को हड़प जाएंगी, खा जाएंगी, और किसान ढूंढने से नहीं मिलेगा, बहुत भयंकर इस पूंजीवाद की दौड़ में शामिल हो जाएगा, और शामिल होने के बाद जितना अधिकार किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसके खेत की कमाई का हिस्सा कंपनियां लेकर जाएंगी। मैं एक और चीज कहता हूं आपको कि सुधार की जरूरत है, एग्रीकल्चर में सुधार की जरूरत है। पिछले अगर सरकारों की बात करें, किसानों की दशा के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब वही मेरा सवाल आपसे आ रहा था कि अगर किसानों की दिशा अगर सुधारने का प्रयास अगर सरकार कर रही है, भले वो कृषि कानूनों को लाकर हो, अगर इसमें कोई कुछ गलत है तो उसको चेंज करवाया जाए, अगर पूर्णतः से गलत है तो वो भी लोगों को समझाया जाए। किसान के जो प्रवक्ता हैं, किसान दल के जो प्रवक्ता हैं, वो लोगों को समझाए कि गलत क्या है, सरकार से बैठकर बात करे। अगर दशा अगर किसानों की सुधारी जाएगी तो इसमें आपत्ति क्या है? मैंने 19-20 हरियाणा सरकार का 2019 का 20 का या 2018-19 का, मुझे ठीक से मेरे पास पढ़ा है, इकोनॉमिकल सर्वे पढ़ा था हमारी सरकार ने जो जारी किया। उसमें सरकार कहती है एक साल में हरियाणा के जो इरिगेशन है, खेती का इरिगेशन है, उस पे जो पैसा खर्च किया गया वो दे रखा था उन्होंने 1300 लाख रुपए। इतना ही ऐसे लिखा था, 1300 लाख रुपए से बड़ी राशि नजर आती है, लेकिन पूरे हरियाणा में इरिगेशन के लिए एक पूरे वर्ष भर में 1300 लाख मतलब 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए जी। वो लिखे में ऐसा था 1300, क्योंकि शर्म आ रही थी लिखने वाले को जी। 13 करोड़ लिखोगे पूरे हरियाणा में तो मजाक उड़ाएगा कोई। 22 जिले हैं, 50-50 लाख गांव का हिसाब देखें, और इरिगेशन की जो वो देखें नालियां, तो उनपे एक गांव में एक हिस्से नहीं आती। कहने का मतलब जितना जीडीपी एग्रीकल्चर का हरियाणा का है ना, उतना अगर खर्च भी हो जाए एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर की दशा सुधर जाएगी।
इरिगेशन पर काम होना चाहिए। जी ठीक है। किसान, आप एक चीज बताइए, मिट्टी और पानी की जांच की व्यवस्था हमारे देश हरियाणा और पंजाब सबसे उन्नत है, उनके जिला स्तर पे नहीं है। मिट्टी और पानी की जांच नहीं करा सकता किसान। बताइए बुनियादी सुधार कौन से हैं? जी मिट्टी और पानी का जांच या सुधार पानी की हर मेड़ तक पानी पहुंचाना बुनियादी सुधार है, ये कहते हैं हम आपकी फसलों की अमेरिकन कंपनी को लेकर आएंगे। जिन बुनियादी सुधारों की 70 साल से जरूरत थी, उन पर किसी ने अपनी असफलता, मैं तो कहता हूं सरकारों ने अपनी असफलता को ना मानकर प्राइवेट, मतलब मैं कहता हूं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जरूरत क्या है जब एग्रीकल्चर को आप प्राइवेट कर रहे हो? परिवहन को आप प्राइवेट कर रहे हो तो परिवहन मंत्री की जरूरत क्या है? अपने फेलियर को छुपाने के लिए कहते भाई एग्रीकल्चर में जो सुधार हम कर सकते थे, भारत पूरी अपने एग्रीकल्चर के दम पे पूरी दुनिया पे राज कर सकता था। सबसे बेहतर अभी भी हम पूरी दुनिया के 50% खाद्यान्न आपूर्ति करते हैं। मतलब जिन बुनियादी सुधारों पर मैं एक चीज कहता हूं, अभी आपके 15 मिनट में वो नहीं, बैठ के किसानों की राय लेके और अपने मतलब क्या करना था कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मांग दूर तक जाए, उसके अभी सुधार पे कैसे उसे पहुंचाएंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे ले जाएंगे, उस पर काम किया, करने की बात कह रहे हैं। लेकिन उसे करेंगे कैसे? किसान उसके लिए जितना स्किल्ड होना चाहिए उस पर काम होना चाहिए। मतलब पानी किसान के पास होना हो, कंपनी उसका सामान ले जाए। आगे का आपने काम शुरू कर दिया, शुरू आप पहले पानी तो पहुंचाओ, हरियाणा भर में तेल तक पानी तो पहुंचे। मतलब जिन सुधारों की जरूरत थी वो सुधार ये नहीं है। सुधारों की बिल्कुल जरूरत है, सुधार कुछ और होने चाहिए थे। सुधारों के नाम पर, आपके सुधार के नाम पर मेरा फायदा किया गया है। अब समझ रहे हैं ना? जी करना चाहिए था तो आप आपका ये साफ सुधार। तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो कृषि कानून इन्होंने फायदे के लिए अगर किसानों के लिए लागू किए हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है किसानों को पहुंचाएंगे, सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर सेम इट इज जैसे किसान ये बिल हैं, अगर ऐसे के ऐसे लागू हो गए तो ये जो कहते हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया हो जाएगा, वो निश्चित होगा। और पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम, मतलब आप 20 साल बाद जैसे पहले ही खेती छोड़ रहे हैं लोग, तो किसान ढूंढने को नहीं मिलेगा भारत में। तो आप क्या मानते हैं कि 7 महीने से जैसे किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है इन कृषि कानूनों को लेकर, क्या ये रास्ता सही है? सरकार मानेगी? क्योंकि 7 महीने से ऊपर का समय हो गया, सरकार मान नहीं रही है। क्या अब कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है? राजहट बड़ी बुरी चीज होती है, राजहट शास्त्रों में कहा है, राजहट बड़ी बुरी चीज होती है, होनी नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ ये कह देना कि सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, इतने भर से बात चल सकती है। लेकिन ये भी नहीं कहा, ये कहना कि हम तो सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमसे गलती नहीं हो सकती। मैं तो ये कहता हूं ये तो शायद भगवान राम ने भी नहीं कहा होगा कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। अगर ऐसा इतना बड़े स्तर पर, उनको देखना चाहिए अभी कितनी लोकप्रियता में कमी आई है। बहुत से लोग जो मतलब जो लोग मैं बिल्कुल पर्सनली जानता हूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के और या प्रधानमंत्री जी के सपोर्टर थे, वो भी कहने लगे कि ज्यादा हट कर रहे हैं। तो इस राजहट के कारण ये रास्ता नहीं बात बन रही। किसान तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो तैयार है कि बात करिए, हम बात तो, लेकिन बात करने का क्या तरीका कहा जा रहा है कि बिल वापस नहीं होंगे, बात कर लो भाई, ये कहो आओ बात करते हैं, हम कोई रास्ता बीच का निकालते हैं। लेकिन वही किसान भी तो ये कह रहे हैं कि बात अगर होगी तो सिर्फ वापसी पर होगी। किसान कह रहे हैं अनकंडीशनल बात करो, ठीक है, कोई बात नहीं, ना बिल वापसी की बात होगी, ना हम आप ये कहो बिल वापस बिल्कुल नहीं होंगे, बातचीत करते हैं, बात करते हैं। तो कृषि मंत्री ने अब दोबारा निमंत्रण दिया है। मैं वो कह रहा हूँ किसान किस बात पे डरे हुए हैं, जो चिंता है ये स्टीरॉयड है। अगर ऐसे के ऐसे लागू हो गया ना, तो आप फिर आपके हाथ में दूसरा, इसमें जो खतरनाक चीज है ना, क्यों वापसी की बात हो रही है, इसमें राज्यों के अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिए गए। अगर कोई राज्य में ऐसी सरकार आ जाए जो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, स्थानीय सेक्टर को ठीक करना चाहती है, एग्रीकल्चर पर काम करना चाहती है, वो इन कानूनों के लागू होने के बाद कभी काम नहीं कर पाएगी। अब एक चीज देखिए, कोई पूरा परिवर्तन करने की बात चल रही है, इतनी जल्दबाजी क्यों है उसके लिए? आप समय लीजिए, लोगों को आपको लगता है बहुत बेहतर, आपके पास सारे संसाधन, आपके पास अरबों का बजट है, आप गांव गांव घर घर, ठीक है, अभी आंदोलन के कारण बिल वापस लेकर समझाइए लोगों को। तो वो चीज सरकार ने आपको ऑफर किया था कि 2 साल का हम समय या 1.5 साल का आप समय सीमा क्यों तय की जाए? किसको जवाब देना है? अपना देश है, अपने लोग हैं, विरोध कर रहे हैं, किसको जवाब देना है कि हम 2 साल का समय, चाहो भाई ठीक है हम करते हैं, अब सरकार करे बिल वापस कर लेते हैं, हम समय सीमा न तय करें, सरकार 2 साल में वातावरण बना देते, इसमें दिक्कत क्या है? 2 साल में दोबारा वातावरण बनाए और फिर अगले चुनाव में लेकर आए, इन्हीं बिलों के नाम पर चुनाव में आए। चुनाव 2024 में है जी, बिल वापस ले ले और इन बिलों को लेकर जनता में जाए, समझाए कि आपको बेहतर है, और 2024 का चुनाव इसी इन बिलों पे लड़ा जाए। अगर जनता को लगेगा कि 2 साल में आप समझाने में सफल हुए तो बहुत बेहतर है, वोट दे देंगे, आप लागू कर दीजिए। तो क्या मानते हैं ये रास्ता सही है देश के लिए, देश की प्रगति के लिए, एक चीज विकास के लिए? नहीं, मैं एक चीज कहता हूँ, देश की प्रगति क्या और सारी चीजों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार को होती है। अब पिछला जो कोरोना का काल चला,
तो दूसरी लहर आई थी, उस समय भी सारे सवाल किसानों से पूछे गए कि वो जिम्मेदार नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कोरोना के काल में ये कानून लाना और बिल्कुल हट पे अड़ जाना कौन सी सरकार की जिम्मेदारी है? विकास और सारी चीजों की जवाबदेही सरकार की भी बनती है। कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर सरकार कह दे ठीक है जी हम वापस लेते हैं, हम जनता में जाएंगे। जी, यही यही तो कहना है, हम वापस लेते हैं, हम जनता में जाएंगे, हम लोगों को समझाएंगे। समझाओ लोगों को, बहुत बढ़िया, आप ज्यादा जानते हैं, आपके पास सारी चीजें। तो दिक्कत अगर विकास की बात आप कर रहे हैं रोकने की, तो ये तो सरकार के तरीकों से रुका है, आंदोलन से विकास नहीं रुका है। क्योंकि रास्ता आप बखूबी देख सकते हैं। अब चाहे कृषि कानूनों को लेकर जो राजनेता थे वो जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे, कहीं ना कहीं अब आपको भी नहीं लगता कि अब राजनीति जो है इस कृषि कानूनों को लेकर की जा रही है? देखिए, आप इतने बड़ा जो कुछ चलता है उसमें मैं खुले मन से कहता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई, देखो राजनीतिक, मैं एक और चीज से बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, देखो किसान के मुद्दे पर राजनीति हो, आप इसे रोक नहीं सकते, ये होगी, निश्चित होगी। लेकिन मैं सभी नेताओं से आह्वान एक चीज करना चाहूंगा, ईमानदारी से, चाहे वो दोनों पक्ष हों, ईमानदारी से आप राजनीति करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन राजनीति के अंदर आप पहले नंबर पे किसान का हित देखो। आपको नजर आता है इसमें किसान का हित है, तो वहां राजनीति को दूसरे दर्जे पे रखो, आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ राजनीति के लिए करोगे तो नुकसानदायक है। तो आपको लग रहा है कुछ इस तरह का इतना बड़ा मामला होता है, इतना बड़ा सब, तो बीच में आप लोगों को रोक नहीं सकते। भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, सभी एकजुट, एक कॉमन, जितनी यूनियंस हैं आप इनका सबका मैं जानता हूं, हम सब अंदर हैं कि आपस में बेशक बातचीत ना होती हो, पहले से आपसी तनाव थे, लेकिन अब एकजुट है सभी। तो आप समझ सकते हैं जब आपसी एकता आंदोलन में है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ग, जब पूरे देश का मामला था, सैकड़ों यूनियन, सैकड़ों संगठन, बहुत से पॉलिटिकल, बहुत से गैर राजनीतिक संगठन जुड़े, तो उन चीजों में राजनीतिक चीजों को आप नहीं रोक सकते। और मैं कहता हूं राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, हमारे संविधान अधिकार देता है, लेकिन किसान के हित को पहले नंबर पर रखना चाहिए। तो क्या वो रखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मतलब एक चीज मैंने देखी है, मैं ज्यादा बहुत सी मीटिंगों में जो शामिल रहा हूं, किसान, मैंने एक चीज बहुत मैं प्रभावित हूं, आपसी मतभेद के बावजूद। देखिए, मैं पूरे देश से ये चीज कहना चाहूंगा कि आपसी मत, सभी यूनियंस का, पंजाब की यूनियन हो, हरियाणा की, सब आपसी मतभेद के बावजूद भी जैसे कॉमन प्रोग्राम पर एकजुट बन जाते हैं, मतलब शुरुआत विरोध से होती है, आपसी मतभेद से होती है, लेकिन फिर एक कॉमन प्रोग्राम पर सब सहमत हो जाते हैं, तो ये बहुत प्रेरणादायक चीज है कि अपने मतभेदों को भुलाकर किसान के हित के लिए कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ, नहीं तो सरकार आपसी लड़ाई बहुत दिनों से कराना चाह रही थी, किसान यूनियंस की भी, हरियाणा पंजाब की भी, हिंदू सिख की भी, सबको पता है। इसमें छुपने की दे, तो फिल्मों में तो हम देखते थे नेता छुप के लड़ाई कराते हैं, पहली बार देख रहे हैं कि इस पूरे दौरान छुपा नहीं जा रहा, खुल के लड़ाई कराने के लिए तैयारी की जा रही है कि लड़ाई कराओ, कभी हिंदू सिख की कराओ, कभी हरियाणा पंजाब की कराओ, कभी यूनियंस की आपस में कराओ। इस सब के बावजूद ज्यादातर किसान नेता, मैं मानता हूं बहुत, मैं उनको धन्यवाद भी करूंगा और उनसे मुझे हमें प्रेरणा भी मिलती है, सीनियर नेता हैं, वो कहीं ना कहीं फिर एकजुट कर लेते हैं सारे आंदोलन को। जसबीर जी, आप इस कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों के बीच में जो संयुक्त किसान मोर्चे हैं, बड़े तमाम नेता हैं, उनके साथ मिलते भी रहे हैं, और तमाम जहां भी कहीं पर आंदोलन होता है तो आप पहुंचते भी हैं, वहां पर अपनी भूमिका भी अदा करते हैं। लेकिन इसका बीच का रास्ता क्या ऐसा निकलना चाहिए आपकी नजर में? ऐसा कौन सा रास्ता होना चाहिए जो सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता बनाए और इन सभी चीजों को लेकर कोई बीच का रास्ता निकले? ऐसा कोई सुझाव आप देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बीच का रास्ता निकलता है, देखो मोटी सी बात है, बिल ज्यादातर लोगों को अब ये लगने लगा है कि बहुत सारे, ज्यादातर मतलब जो सपोर्टर थे वो भी अब कहने लगे हैं कि हट कर रही है सरकार, तो बिल वापस हो जाए, आप सरकार इसके लिए किसानों से बातचीत करे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा पहली शुरुआत बातचीत की, अनकंडीशनल बातचीत शुरू की जाए। भाई आइए हम बातचीत करते हैं जी, बातचीत से आगे के रास्ते निकलेंगे। जो ये हट है ना कि बिल वापस नहीं होंगे, आप बातचीत, मतलब बातचीत शुरू करने से आप समझ सकते हैं कि बिल वापस नहीं होंगे, बातचीत के लिए आ जाओ, बातचीत शुरू करने से पहले बातचीत खत्म कर दी जा रही है, ये चिंताजनक चीज है। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अनकंडीशनल पर अगर बातचीत चीज मैं कहना चाहूंगा लोगों को, वहां पर आपको लगता है कि आंदोलन में बैठे हैं, वहां मजे ले रहे हैं, पहले दिन से टीकरी बॉर्डर पे, जैसे मैं सिंघू बॉर्डर पे शुरुआती दौर में सिंघू बॉर्डर पे रहा, फिर मैं लगातार टीकरी बॉर्डर पे रहा हूं, वहां 4 दिन रहना जेल से बुरा है। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस तरह के हालात, हाँ हालात है वहाँ किसानों को। आपको लगता है ना, कभी टिकैत जी की एसी की फोटो डाल दी जाती है, कभी और डाल दी जाती है, आप समझ सकते हैं अपने घर से दूर रहना। मैं कहता हूँ वहाँ जेल में रहना ज्यादा बेहतर है वहां रहने से। इस इतनी बड़ी तपस्या सभी किसान नेता और सब जितने किसान में बैठे हैं वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो नहाने धोने और शौचालय की होती है, जिसका आप समझते हैं सबसे
नित्य क्रम है सबसे। मैं तो यहाँ कहता हूँ हम मानव अधिकार को 20वीं संज्ञा, कभी वहां सफाई की व्यवस्था को रोक दिया जाता है, कभी शौचालय, पानी की व्यवस्था, मतलब जो मानव अधिकारों का भी हनन हो रहा है, वहां कैसे संघर्ष हो रहा है आप समझ सकते हैं। एक दिन चलिए और एक दिन रुकिए, फिर हमें पता चल जाता है कि हम कैसे दिक्कतें होती हैं वहां पे। लोगों को लगता है कि बॉर्डर पे लोग बैठे हैं कि बड़े संघर्ष। मैं इतना कहना चाहूंगा, उस समय जब सब कुछ बट रहा था, जब कह रहे थे शुरुआत हुई आंदोलन की, बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने मेहनत की थी, उस समय भी मैं व्यक्तिगत कहता हूं, मैं और हमारे साथी 50% भूखे रहते थे, क्योंकि जहां समय होता था वहां भीड़ ज्यादा हो जाती थी, व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो कोई कहता वहां मजे ले रहे, कभी भी एक पहले दिन से कोई भी नेता और कोई भी किसान खुशी से या मजे से नहीं वहां बैठा, मजबूरी में बैठा है। तो संघर्ष कब तक चलेगा? बस जब तक है। अब तो किसान, आप समझ सकते हैं, किसान तो अड़ गया तो अड़ गया, अब तो अड़ा है। देखते हैं सरकार की हट बड़ी है या किसान का आंदोलन बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर जी, आपने अपना कीमती समय में दिया और तमाम चर्चा की, तमाम सवालों पर चर्चा की। और ये थे हमारे साथ किसान नेता जसबीर तंवर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार अनकंडीशनल जो है वो वार्तालाप करे और उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।